देखिए, जो लेटेस्ट बुक है उनके क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। और ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई और एडिशन होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन नंबर बोल के करूंगा तो सबके पास अलग अलग एडिशंस होते हैं, तो अलग अलग उसमें क्वेश्चंस नजर आएंगे वो। तो इसलिए मैंने कॉमन जो लेटेस्ट वाला एडिशन है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ी थोड़ी जहां जहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए, जहां से मुझे लगता है कि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी वहां से स्टार्ट करें। तो देखिए, 4th वाले में भी आपको सिर्फ प्लस करके निकाल लेना है, 3rd में भी, 2nd में भी, 1st में भी सिर्फ प्लस करना है, एवरेज निकालना है और कैलकुलेशंस करनी है। 5th वाले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 5th वाले में थोड़ा सा लैंग्वेज में जरा सा इसमें कुछ दिया हुआ है तो उसके चेंज को कंसिडर करते चल रहा है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 5 से। 4 वाली प्रॉब्लम्स, 4 तक की प्रॉब्लम्स आप अपने आप करेंगे। Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years. The profit for the first year was 1 lakh. Profit for the second year was twice the profit of first year, and third year profit was 1.5 times of the profit of second year. तो हम चलते हैं और आ गए हम व्हाइट बोर्ड पे। तो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं। सभी को यह बात तो पता ही है कि आपने सबसे पहले ईयर लिखना है, और ईयर लिखने के बाद सामने दूसरी तरफ आप उसमें प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ईयर लिख रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि भाई फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख। तो भाई हम फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को लिख ले रहे हैं 1 लाख। अब हम सेकंड ईयर पे चलते हैं। सेकंड ईयर में क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने सेकंड ईयर में ये कहा है कि प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। जितना फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था उसके ट्वाइस यानी कि दुगना है प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट यहाँ लेते हैं, यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। 1 लाख था, इसका ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पता चल गया कि सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट था वो था हमारा 2 लाख रुपीस का। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में उन्होंने क्या कहा कि यहां से देखिए, फर्स्ट ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। जितना सेकेंड ईयर में प्रॉफिट था उसका 1.5 टाइम्स जो है प्रॉफिट वो थर्ड ईयर में। तो अब हम आ गए, यहाँ पर हमने सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लिख लिया 2 लाख, और 1.5 टाइम्स मीन्स 1.5। हाफ को 0.5 से डिनोट किया जाता है, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितने हुए, 3 लाख रुपीस। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको आपने टोटल करना होता है। तो हम लोग पता कर रहे हैं टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं यहाँ पर। तो टोटल प्रॉफिट्स आ गए भाई यहाँ पे 6 लाख रुपीस। और अगला काम होता है हमें एवरेज प्रॉफिट पता करना होता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे पता करेंगे हम, आप टोटल प्रॉफिट्स लिखेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन मैं टीएस अग्रवाल के आपको बोर्ड पे सॉल्व करूंगा साथ के साथ, पर जो एक जैसी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, जो बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो आप खुद कर लेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स वो वही प्रॉब्लम थी
जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी, केवल उनके फिगर्स चेंज हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज था, तो मैंने इसलिए इसको करा दिया। 6 लाख रुपीस टोटल प्रॉफिट हो गए, लेकिन 3 ही साल के तो हैं। 3 से डिवाइड करेंगे जितने साल के प्रॉफिट होंगे। 3 से डिवाइड किया, तो 3 से जब डिवाइड किया तो ये आपका लाख। तो अब हम इसके बाद गुडविल कैलकुलेट कर लें। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो 2 लाख। और कितने परचेज ईयर्स लेने थे ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था पहली लाइन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। तो 1.5 year परचेज लेना है। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5। 2.5 का मतलब 2.5। 3.5 का मतलब 3.5। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से हमारी गुडविल आ गई भाई 3 लाख रुपीस। तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लाइन से मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दे रहा हूं टीएस के, आप अपने आप अकेले बैठ के भी जरूर करिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to take Purv into partnership for 1/4 share on April 1st, 2021. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is. क्या कह रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन को कर के देखना है। कह रहे हैं पहले आप 4 साल का एवरेज निकाल लो, फिर उसके बाद आप 5 साल का भी एवरेज निकाल लो। 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट में और 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट में जो भी हायर आएगा उसके हिसाब से आप गुडविल का कैलकुलेशन करोगे। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बताता हूँ। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब 4 परचेज ईयर हो गए, ये तो अलग बात हो गई। कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेने हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 इयर्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट किसके? पिछले 4 या 5 साल के, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे, फिर 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे, जो भी हायर एवरेज आ रहा होगा उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि ईयर लिख लें और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालेंगे। देखिए यहां दिया हुआ है। तो अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो जो ध्यान देनी है कि देखिए लास्ट के 4 इयर्स लेने की बात अगर करेंगे हम, अगर लास्ट के 4 इयर्स की बात करेंगे तो यहां से 4 इयर्स होंगे। अगर शुरू के 4 इयर्स की बात करेंगे तो 17 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमेशा स्टार्टिंग कहां से करनी चाहिए? लास्ट से, क्योंकि क्वेश्चन 99.9% टाइम्स जो होता है वो लास्ट से स्टार्ट करना। तो लास्ट 4 इयर्स और लास्ट 5 इयर्स ऐसे दिया जाता है। तो लास्ट 4 इयर्स का मतलब क्या है कि लास्ट से शुरू करना है, यानी कि 21 से शुरू करना है, लेटेस्ट वाले से शुरू करना है आपको। तो हम आगे चलते हैं भाई। तो 21, 20, 2019, 2018 यहां से हमने प्रॉफिट्स को लिखना शुरू करना है। ठीक है भाई। प्रॉफिट है आपके 15, 16, 10। तो ये लिख दूं मैं 15,000, 16,000, 10,000
और था आपका 15,500। इसको आप टोटल कर लो, ये टोटल प्रॉफिट्स पता कर लो, 4 इयर्स के हो जाएंगे यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट्स 4 इयर्स के कितना आ रहा है, टोटल करिए जरा सब लोग। ये आ रहा है 56,500। फिर इसमें हम 2017 का भी टोटल कर लेते हैं। अभी आपको समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है 4 इयर्स का और 5 इयर्स का दोनों का एवरेज निकालो, तो 4 इयर्स का भी टोटल करना, 5 इयर्स का भी कर लेते हैं हम लोग। इसी में अलग से 4 इयर्स चाहे तो लिख के फिर अलग से 5 इयर्स का लिख के कर लें, या हम 4 इयर्स का निकाल चुके हैं उसमें एक और ईयर का जोड़ लेते हैं। तो उसमें कितना प्रॉफिट था, 17 में था 14,000, तो हम इसमें 14,000 और जोड़ देते हैं। जब हम 14,000 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70,500, और ये भी है टोटल प्रॉफिट्स। अब ये 4 इयर्स के हैं और ये 5 इयर्स के, तो अब हम दोनों का एवरेज निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे यहां पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब पहले निकाल लेते हैं 4 इयर्स का, तो हम लोग आगे मेंशन भी कर दें यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 4 इयर्स। फिर हम लिख देते हैं, एक बार और एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 इयर्स। तो एवरेज निकाल लेते हैं। 4 ईयर का जो टोटल था वो था भाई 56,500, 56,500, और 5 इयर्स का जो टोटल था वो था हमारा 70,500। ये हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं, देखिए 70,500 है 5 इयर्स का टोटल, और ये है हमारा 56,500, ये है आपका 4 इयर्स का टोटल। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 5 से। इसका एवरेज कौन सा आया, कितना आया, इसका आ गया भाई 40,125, और इसका आ रहा है 14,100। अब इसमें से हायर कौन सा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हायर वाले लेना है, तो 4 इयर्स का है, ठीक है। तो हम लोग किसको यूज करेंगे, हायर। तो हायर लिख देंगे यहाँ पे, हायर प्रॉफिट्स will be used, ये हमने आगे लिख दिया, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे पूरा आप लिख देंगे, हायर प्रॉफिट्स विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। बड़ा ही सिंपल है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ भी सकते हैं। इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो यहां पर जो है एवरेज प्रॉफिट यूज करना है 14,125, और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एक बार, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर, इस जगह पे दिया है 4 टाइम्स, इस जगह पे 4 परचेज ईयर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 56,500। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Question number 7. Our partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1.
they admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit for the last 5 years are. तो बड़ा ही सिंपल सा है, एक छोटा सा ही एडजस्टमेंट करना है और एक लॉस का फिगर है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से करेंगे खत्म। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट दिए हुए 17-18 के, जो उसमें कहते हैं क्या है कि प्रॉफिट ऑफ 2017-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। ठीक है, ईयर लिख लिया हमने और इस तरफ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस लिख लिए हेडिंग में, और ईयर में हम लोग लास्ट से प्रॉफिट लिखेंगे तो अच्छी बात होती है। वैसे आप कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा वो लास्ट 4 ईयर लास्ट 3 ईयर्स लेने को बोलेगा, तो लास्ट से आप सही फिगर पिक करोगे, इसलिए लास्ट से उठाने के लिए आधार होना चाहिए। तो 21 से रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लेके चले कहां तक, 17 तक। तो 21, 20, 19, 18, 17 ये ईयर्स। अब देखिए प्रॉफिट्स कितने कितने हैं उनको लिख लिया जाए। प्रॉफिट्स हैं भाई 1,25,000। और एक बात उसने और कही है कि 17-18 का जो प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है ना, 17-18 का प्रॉफिट, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस भी है 25,000 रुपीज का। तो अब 17-18 का मतलब क्या है, देखिए हमेशा जब भी इस तरह से लिखा हुआ है तो 17-18 का मतलब ये कि ये एंड कहां पर हो रहा है उसकी बात है, यानी कि ये 18 वाले प्रॉफिट में, यहाँ वाले प्रॉफिट में कहने को कह रहा है। क्यों? क्योंकि 17-18 का मतलब क्या हुआ, ये 31 मार्च 18 को खत्म हो रही है। तो ये सारे 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 इस तरीके से प्रॉफिट है। तो इस वाले प्रॉफिट के अंदर आपका जो है एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख लेते हैं हम 1,25,000 रुपीज का है, ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो 1,25,000। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इसमें अगले वाले में लॉस है 62,500। प्रीवियस क्लास में भी यह डिस्कशन हो चुका है कि अगर कोई फिगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो वो माइनस शो करता है या डिडक्शन शो करता है या लॉस शो करता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइनस की बात कर रहे हैं या डिडक्शन की बात कर रहे हैं या लॉस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ब्रैकेट में दे दिया तो इट मींस ये लॉस है। तो 62,500 का इस बार जो है लॉस था। तो 62,500 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये टोटल करते समय हम माइनस करेंगे, ये माइनस का फिगर है। आगे चलते हैं हम इसके बाद 1,87,500 1,87,500 रुपीज है। फिर इसके बाद देखिए 18 में 1 लाख रुपीज का और एक इसके साथ में एबनॉर्मल लॉस भी है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, उन्होंने लॉस मानते हुए क्या किया होगा, प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। हम उनके रियल सिचुएशन पे जानना चाहते हैं, हम उनके रियल प्रॉफिट्स कितने ये जानना चाहते हैं। अगर एबनॉर्मलिटीज ना होती तो वो क्या अर्न कर रहे होते, ये हमें पता करने का पर्पस रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं वो पहले क्या हो गए होंगे, लॉसेस सारे माइनस हो गए होंगे। तो एबनॉर्मल नेचर के लॉस को हम क्या करेंगे, वापस जाके ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, 1 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है उसमें हम एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो है वो 25,000 रुपीज हम वापस इसमें ऐड करेंगे और सही प्रॉफिट इसका जो है वो लिखेंगे, वो होगा आपका 1,25,000। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 2017 का प्रॉफिट। 2017 में था प्रॉफिट 1,25,000, तो ये 1,25,000 लिख दिया।
और इसके बाद आप क्या करोगे, इसको टोटल करोगे और आप सब मुझे बताओ कि टोटल प्रॉफिट्स कितने आ रहे 5 लाख सर 5 लाख ऑफ ईयर्स। सो ये हो गया भाई आपका 5 लाख अपॉन 5, सो इट विल बी 1 लाख। कितने परचेज ईयर थे यहाँ पर? सर 3 परचेज ईयर है। कहाँ पर है? यस, ये दिया हुआ 3 परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, सो 1 लाख इनटू 3, सो गुडविल इज 3 लाख। आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। Madhu and Vidhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 21 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profits. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of the 3 years normal average profit of the firm. Profit of the previous 3 years ended 31st March were 21 profits of 30,000 after debiting loss of stock by fire 40,000. Then 2020 loss दिया हुआ 80,000 including voluntary retirement compensation paid rupees 1,10,000. Then 2019 profits 1,10,000 including a gain profit of rupees 30,000 on the sale of fixed assets. सबको एक बार याद करा दूं मैं कि देखिए कोई भी बिजनेस जो है वो कंपनी जो है वो फिक्स एसेट्स का बिजनेस नहीं करती। फिक्स एसेट्स जो होती हैं वो यूज करने के लिए रखी जाती है। अब इसी तरीके से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर अब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो तो फ्लैट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो जो है लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, तो फ्लैट्स हो गए, लैंड हो गया, ये तो फिक्स एसेट होती हैं, ये तो बिजनेस के पार्ट होंगे। अगर वो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो उसी का बिजनेस हो गया, तो फिर ये कैसे इसके केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर देखिए समझना होगा कि जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। अगर हम फ्लैट्स का बिजनेस करते हैं तो मेरे पास अगर 10 फ्लैट पड़े हुए हैं तो वो 10 फ्लैट जो है वो फ्लैट नहीं लिखा जाएगा, उसको स्टॉक लिखा जाएगा। तो जिस चीज का व्यापार करते हो उसको स्टॉक लिखा जाता है। तो हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिक्स एसेट्स का मतलब ये कि वो ऐसी एसेट्स जो आप यूज करते हो, जिससे आप बिजनेस करते हो। तो अगर आपका किसी फिक्स एसेट्स को बेचने पे कोई घाटा होता है या नुकसान होता है, वो आपके बिजनेस एबिलिटीज की बात नहीं है, वो आपके बिजनेस की क्वालिटीज नहीं शो कर रहा, वो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटीज नहीं बताता। आपके बिजनेस अर्निंग कैपेसिटीज तो वो होंगी जो आपका स्टॉक है, जो आपकी सर्विसेज है, जो आप जिस चीज का बिजनेस करते हो उसमें आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फिक्स एसेट्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस को गुडविल के वैल्यूएशन में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि भाई हम फिक्स एसेट्स का व्यापार थोड़ी ना कर रहे, हम तो स्टॉक का व्यापार कर रहे हैं। अब स्टॉक कुछ भी हो सकता है, जो गाय भेड़ बकरियां ये सब चीजें बेचते हैं तो उनके लिए स्टॉक क्या होता है? गाय भेड़ बकरियां, और जो गाय भेड़ बकरियां उनको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमने क्या बात समझी अभी कि फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स होंगे या जो भी लॉसेस होंगे उनको एबनॉर्मल नेचर का माना जाता है, मतलब नॉर्मल बिजनेस के किसे कंसीडर करते हुए नहीं लेके चलते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करते समय। गुडविल का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की क्या एबिलिटीज है, आपके बिजनेस की क्या अर्निंग कैपेसिटीज है, वो जज करना है। आपने कोई अपने संपत्ति उठा के बेच दी, उससे कोई प्रॉफिट हो गया, नुकसान हो गया, वो आपकी एबिलिटीज बिजनेस की नहीं शो करता। गुडविल तो आपके बिजनेस की एबिलिटीज से बनती है। तो हम आगे चलते हैं। एक टर्म और है जो आपको एक्सप्लेन करना है, वो है यहाँ पे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं है,
या जो अब हमारे लिए उनसे काम नहीं हो सकता, या वो कुछ आउटडेटेड हो गए। अब जैसे जो पुराने टेक्नोलॉजी वाले चीजें पढ़े हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए सॉफ्टवेयर आ गए, वो उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। या तो वो अपग्रेड करें, अगर वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि उनको बोल सकते हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए बिजनेस को, आप हमारे यहाँ से जॉब को छोड़ दीजिए। तो उनको हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के चले जाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ अमाउंट पे कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी आप बीएसएनएल की बात कर रहे हैं, हम बीएसएनएल बंद होने के उसमें स्टेज पे चल रहा है, तो बीएसएनएल में जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कोई काम ही नहीं है, तो सरकार उनको ऑप्शन दे रही है कि भाई आप लोग हमारे यहाँ से जॉब छोड़ दें, हम आपको कुछ कंपनसेशन दे देंगे। तो कंपनसेशन हमें पे करना होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारी नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो अगर हमें रिटायरमेंट कंपनसेशन देने पड़ते हैं लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को, तो वो बिजनेस के रूटीन की चीजें नहीं है, वो बिजनेस की गुडविल के इवैल्यूएशन में नहीं यूज होगा, उसको एबनॉर्मल नेचर का। सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं एज यूजुअल, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर एडजस्टमेंट उन्होंने करी है 21 के प्रॉफिट्स में, कहते हैं 30,000 रुपीज के जो प्रॉफिट है उसमें एक लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो है वो रूटीन के बिजनेस की चीज नहीं है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके इफेक्ट को नलिफाई करेंगे। लॉसेस ने क्या किया होगा, हमारे प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा, हम उसमें वापस ऐड करेंगे और पता करेंगे रियली में, हकीकत में ये फर्म ने क्या अर्न किया था। तो प्रॉफिट आपके जो हैं गिवन प्रॉफिट्स हैं वो 30,000 है, और इसमें एडजस्टमेंट में दिया गया है यहाँ पर कि इनके यहाँ लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था। लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ था, बाय फायर 40,000। तो लॉस को हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर चाहें तो हेडिंग भी लिखते हैं एडजस्टमेंट्स। तो लॉस ऑफ स्टॉक ये एबनॉर्मल नेचर की चीज है, मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, और इसको हम वापस ऐड करेंगे और अब पता करेंगे कि सही प्रॉफिट कितना है। तो इसका मतलब सही मायने में इन्होंने 70,000 रुपीज। अब यहाँ पर जो है, जो ये प्रॉफिट था हमने इसको एडजस्ट किया, तो आप चाहें तो इसको एक हेडिंग दे सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। और ईयर मेंशन कर दूं मैं, ये था 2021। चलिए आगे चलते हैं। 2020 में लॉस है 80,000 रुपीज का, तो 2020 लिखा और हमने यहाँ पे लिखा लॉस, और लॉस था 80,000 का। चाहे तो आप माइनस लगा लें, चाहे आप ब्रैकेट लगा लें, एक ही बात है, ये माइनस है। माइनस का मतलब लॉस की बात है, चाहे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, एक चीज लिखाइए। अगर मैंने दोनों लगा दी आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। रिटायरमेंट का कंपनसेशन दिया हमने। कुछ एम्प्लॉइज को रिटायर कर रहे होंगे, उनके से रिलेटेड हमारे पास जॉब नहीं होंगे, या हमसे काम से मतलब नहीं रखते होंगे, या हमारे लिए जरूरी नहीं होंगे। जब भी हम किसी को रिटायर करके इस तरह से भेज रहे होते हैं तो उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं। जो अमाउंट पे कर रहे होते हैं उसको हम रिटायरमेंट कंपनसेशन या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या वीआरएस भी कभी कभी कहते हैं, वीआरएस स्कीम बोलते हैं इसको। तो वो अमाउंट हम जो पे कर रहे हैं वो हमने पे किया होगा, तो हमने क्या किया होगा, इसमें माइनस किया होगा। जब हम किसी को अमाउंट पे कर रहे होंगे तो उसको एक्सपेंस दिखाया होगा, तो एक्सपेंस दिखाने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गए होंगे। सो वी विल ऐड बैक, प्लस करेंगे इसमें हम रिटायरमेंट, कुछ भी आप जो नाम दिया वो लिख दीजिएगा, रिटायरमेंट कंपनसेशन, और ये प्लस होगा 1,10,000। अब देखिए लॉस था, प्लस लॉस माइनस 80,000 है, प्लस 1,10,000 हुआ, तो ये जाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000। माइनस 80,000 प्लस 1,10,000 इट विल बी 30,000, और 30,000 कौन सा रहेगा, ये प्लस का रहेगा।
इसके बाद हम चलते हैं 2019 में। 2019 में कह रहे हैं कि प्रॉफिट है 1,10,000 रुपीज का, तो हम प्रॉफिट लिख देते हैं 1,10,000। प्रॉफिट 1,10,000। और एक एडजस्टमेंट यहां पर भी है। क्या एडजस्टमेंट है यहां पर? देखिए कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। एक फिक्स एसेट को बेचा और फिक्स एसेट को बेचने पे 30,000 का प्रॉफिट है, वो यहाँ पे रख दिया, तो प्रॉफिट आके जुड़ गए होंगे, उनको हटाना है तो माइनस करेंगे। तो माइनस नाम लिख दें या एबनॉर्मल गेन लिख दें या एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख दें या हम प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हैं। ये इसमें से माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 80,000। और अब आप इसको टोटल करोगे तो मालूम पड़ेगा आपका टोटल प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो टोटल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट सीधा लिखता हूं आपकी बार 1,80,000। कितने इयर्स के प्रॉफिट थे? 3 इयर्स के। 3 से डिवाइड किया, ये हो गया भाई 60,000। और इसके बाद अब हम गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूं क्योंकि आपको, मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये हो जाएंगे 60,000 इंटू 2 परचेज ईयर्स थे और आंसर हो जाएगा 1,20,000। आंसर इज 1,20,000 और 2 इयर्स परचेज। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 भी काफी हद तक सेम वैसे ही है। आप ऑलरेडी, मैं आपको बताता हूं, आप कर लोगे। इसमें एबनॉर्मल गेन है, इसमें एबनॉर्मल लॉस है, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, 19 के प्रॉफिट में 1 लाख जो प्रॉफिट दिए उसमें बोलते हैं कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, एक एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है तो हम गेन को माइनस कर देंगे। ठीक है। और अगले वाले में 1,25,000 रुपीज का, उसमें एक एबनॉर्मल लॉस आया हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, उसको हम वापस ऐड कर देंगे। 1,12,500 वाले में बोलते हैं कि उन्होंने 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं माइनस किया, तो 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर दीजिए, एडजस्ट करिए, जो प्रॉफिट्स आएंगे उन प्रॉफिट्स को यूज करके क्वेश्चन कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि वैसा ही है क्वेश्चन और मुझे लगता है कि सबको ही इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसके बाद अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। फिर क्या कहते हैं जी, दे एग्री टू एडमिट दामन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और 4 टाइम्स उसको गुडविल को कैलकुलेट करते समय यूज करना है। ये इसके बाद प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की डिटेल दे दी। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ जी, ऑन 1 अप्रैल 20 a car costing 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to the income for the year ended 31st March 20 and 21. अब देखिए यहाँ पर क्या इनसे गलती हुई कि एक कार खरीदी गई, ट्रैवलिंग के लिए यूज करने के लिए कार खरीदी गई। तो जो कार जब आप खरीदते हो तो सबको पता है कार जो है आपकी एसेट है, और अगर आपकी एसेट है तो उसको कहां पर शो करना चाहिए? बैलेंस शीट पे शो करना चाहिए। भाई बैलेंस शीट में सारी एसेट्स लिखी जाती हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं? प्रॉफिट, लॉसेस, एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखते हैं। तो इनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई
कि इन लोगों ने कार को एक एक्सपेंस माना और कौन सा ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया और एक्सपेंस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिख दिया। देखिए मैं फिर से पढ़ के बताता हूं। ऑन 1st April 20 a car costing 1 lakh was purchased and debited to the traveling expense account। भाई एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम? सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो इन्होंने कार खरीदी पर गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख करके पूरा कार को एसेट दिखाया ही नहीं, और एसेट दिखाने के बजाय उसको क्या कर दिया इन्होंने, जाकर के एक्सपेंस दिखाया, और एक्सपेंस दिखाया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब एक्सपेंस दिखाया गया तो कार की कीमत की वजह से प्रॉफिट्स कम हो गए। तो हम लोग को करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उन्होंने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे वहां खर्चा लेकर प्रॉफिट कम कर दिए, हम वापस उसको जोड़ेंगे, जोड़ करके कार को बाहर निकालेंगे और जाकर के कहां भेज देंगे उसको, बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के कार को बाहर निकालेंगे और लाएंगे कहां पर, बैलेंस शीट में जाके दिखा देंगे। बैलेंस शीट तो खैर हमें बनानी नहीं है, आगे के पार्ट में आगे चल के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो हम बैलेंस शीट से रिलेटेड पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इतनी सी बात समझ में आ रही है हमको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जो वर्किंग करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट्स करनी है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में गलती क्या हुई कि एक कार को बतौर खर्चा दिखा दिया गया। जब कार को बतौर खर्चा दिखा दिया गया, प्रॉफिट्स कम हो गए, हम वापस अपने पार्ट को जोड़ेंगे और अपने प्रॉफिट को प्लस करके सही कर देंगे और उसको जाकर के बैलेंस शीट में कार को शो करेंगे। दूसरी एक बात और कही गई कि जब उन्होंने उनके यहाँ पर एक पॉलिसी थी कि सब चीजों के ऊपर 25% का डेप्शन लगाया करते थे। अब भाई उन्होंने कार को एसेट दिखाया ही नहीं। जब कार को आपने एसेट दिखाया ही नहीं तो आप डेप्रिसिएशन कहां से लगाओगे, आपने डेप्शन भी नहीं लगाया होगा। तो एक गलती उसकी क्या हो गई, रिजल्टेंट क्या निकला कि उस कार का जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो डेप्शन नहीं लग पाया। तो अब हम क्या करेंगे कि जब उसमें उसके प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे तो कार की वजह से जितना इफेक्ट आया उसको वापस ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन जो नहीं लिखा गया उस डेप्रिसिएशन को लिख करके हम डेप्रिसिएशन को लिखने के बाद उतने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेंगे। मैं अभी आपके साथ क्वेश्चन में भी करता हूं। एक और बात बताई गई कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है 10,000 रुपए की। जो बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, उनसे भी इनकम हुई है। तो ये भी हमारी अपनी इनकम्स नहीं है, हमारी बिजनेस एबिलिटीज की इनकम नहीं है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है। तो इन इनकम्स को भी हम एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। Question number 10. Year, profit and loss. टू 2017 1,50,000 प्रॉफिट है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम लोग 2017 में प्रॉफिट थे हमारे 1,50,000, सीधा सीधा हम उठा करके यहाँ पे 1,50,000 प्रॉफिट। 2018 में यहाँ पर 3,50,000 के हैं। आगे चलते हैं 2019 में हमारे पास है प्रॉफिट 5 लाख रुपीस। अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि 1 अप्रैल 20 की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इस जगह की बात कर रहे हैं कि इस जगह की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमेशा याद रखना है कि ऊपर डेट लिखी हुई है 31 मार्च की डेट्स हैं, यानी कि ये डेट है 31 मार्च 17, ये डेट है 31 मार्च 18, ये डेट है 31 मार्च 19, यहाँ की डेट होगी 31 मार्च 20 और यहाँ की डेट होगी 31 मार्च 21। तो इस जगह तक की डेट जो है 31 मार्च 21 है ये।
और ये कब की बात है, सॉरी 31 मार्च 20 की बात है। इस जगह पे जो बात कर रहे हैं वो 31 मार्च 20 की है। ये 31 मार्च 20 है, तो ये 1 अप्रैल कहां पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इस जगह पे। जब भी नया ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जब 31 मार्च का क्लोजिंग है। तो 31 मार्च 20 में क्लोजिंग हुई और 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ ईयर। ये वाले की ईयर की अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो ये 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 21 को खत्म होगा। यानी कि ये कार कब खरीदी गई है, 21 वाले ईयर में कार खरीदी गई। तो अब हम आगे चलते हैं और 20 में हमें दिया हुआ 7,20,000 7,10,000 रुपीज, सॉरी, ये प्रॉफिट्स हैं। और यहां पर हमें एक एडजस्टमेंट करनी है। इनकम है, कौन सी इनकम है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। तो ये इनकम उन्होंने क्या बोला है कि इनकम को उन्होंने ला करके यहाँ पे जोड़ दिया। अगर इनकम को यहाँ पे लाके जोड़ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको सही करने के लिए इनकम लाके जोड़ दी गई है तो आप उसको सही पता करना है, तो आप उसमें से क्या करोगे, हटाओगे। तो 7,10,000 में जो 10,000 इनकम आके जुड़ गई है उसको हटाएंगे और इसकी सही इनकम लिखेंगे, वो होगी 7 लाख रुपीज। आपको एक बार फिर से मैं क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं। उन्होंने बोला है कि interest of 10,000 on non-trade investment is credit to the income for the year ended 31st March 20 and 31st March 21। दो जगह पर उन्होंने इसको लेके आए। 2 बार इंटरेस्ट मिली होगी, दोनों ईयर में उन्होंने जोड़ दी होगी। अब जब गुडविल निकालनी है, उन्होंने जोड़ा, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने सही किया, पर गुडविल निकालते समय हम जो नॉन ट्रेड इनकम्स हैं उनको नहीं लेते। जो हमारे बिजनेस की अपनी एबिलिटीज की इनकम होती है, केवल हम उनको लेकर चलते हैं। अब हम आते हैं 2021 में प्रॉफिट्स जो दिए हुए हैं हमें, वो हैं भाई आपके 5,90,000। अरे प्रॉफिट्स तो दिए ही नहीं है, यहाँ पर तो लॉस दिया। तो इसको मैं यहां से माइनस, यहां से मिटा दूं, यहां पे लिखूंगा मैं लॉस। लॉस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5,90,000 रुपीज। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये ब्रैकेट में दिया हुआ फिगर 5,90,000 का लॉस है। अब देखिए हुआ क्या कि कार जो थी, वो कार खरीद के इन्होंने यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, मैं आपको एक तरह से समझा भी देता हूँ और थोड़ा सा लिख करके कि जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। इस जगह पर आप इधर जीपी लिखते हो, फिर नीचे आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। तो गलती से कार को यहाँ लिख दिया। जब कार को यहाँ लिख दिया तो भाई क्वेश्चन गलत हो गया, प्रॉफिट गलत हो गया। कार लिख दिया यहाँ पर, कार क्यों लिख दिया, कार तो बैलेंस शीट में जानी चाहिए। कार तो हमारी एसेट है, वो ट्रैवलिंग के लिए यूज करते, तो बोला कार को लिखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और गलती से जोक में वो लिखा। अब इससे क्या हुआ होगा, जब आप यहाँ पे कोई खर्चे के तौर पे चीजें लिख दोगे, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दोगे, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब हमको सही प्रॉफिट पता करने, हमने तो भाई कार के फिगर को यहाँ से हटाना है, और सही प्रॉफिट पता करने के लिए कार की वजह से उतना प्रॉफिट कम हो गया होगा, वापस ऐड कर देंगे और इस कार को कहाँ ले जाएंगे, उठा करके जाके दिखाएंगे बैलेंस शीट। तो हम आते हैं अपना यहाँ पर, इस जगह पर आके हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कार जो है, उस कॉस्ट ऑफ कार को यहां पर ला करके हम प्लस कर देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गिवन था ये आपका लॉस था, ये माइनस का फिगर था, लॉस मतलब माइनस में। फिर उन्होंने एक बात और कही कि गलती जब हो गई कि कार को यहां लिखना चाहिए था, अब गलती उनसे ये हो गई कि कार को यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, कार को कहाँ लिखना चाहिए था, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट की चीजों के ऊपर 25% डेप्शन लग रहा था, तो वो डेप्शन ही नहीं लगा होगा, क्योंकि कार जब एसेट थी नहीं तो डेप्शन कहाँ से लगा होगा। तो अब हम लोग सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए, डेप्शन कितना लगेगा, 1 लाख लिख लेते हैं हम। कार की कॉस्ट
उसके ऊपर लिख लेंगे 25%। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 1 अप्रैल को खरीदी गई थी, पूरे साल यूज करी गई, तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना होगा 25,000। तो इसमें से हम 25,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फिर इसके बाद आपने जैसे कि ऊपर यहाँ पर इस जगह पर आपने इनकम की बात करी थी, यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की इनकम थी, वो यहाँ पर भी आपने किया होगा, क्योंकि उसने बोला कि 2 साल तक उन्होंने इनकम जो है इस तरीके से लिखी है। तो हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये कितनी थी, ये 10,000 रुपीज की थी। इनकम आके क्या हो गई होगी, प्लस हो गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, इस पार्ट को टोटल करना है। तो बताइए जरा इस पार्ट का टोटल कितना। सर -5,25,000। -5,25,000, गुड। तो इसका हमने टोटल किया, इन सारे का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है -5,25,000। और अब आप जो है सारे प्रॉफिट जितने थे इनका आप टोटल कर लीजिए। टोटल प्रॉफिट्स देखिए कितने आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा लास्ट वाला आपका माइनस में है। टोटल प्रॉफिट्स पता करिए भाई, 17 लाख। ये ऊपर वाले फिगर्स जो हैं, जब हम इसका टोटल कर रहे हैं, ये फिगर्स कितने हो रहे हैं, 17 लाख। 17 में से 525 माइनस कर दिए, 11,75,000। कितने साल के प्रॉफिट्स थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 years। तो 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दो जरा कितना है। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, 2,35,000। 2,35,000। कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर है, देखना पड़ेगा एक बार। 4 है ना, यस सर। 4 है, 40,000। 9,40,000। और एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे वाला। Bhaskar and Pillai are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in the profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. ये जो गुडविल लाने की बात अगर हम करते हैं, तो ये जो गुडविल लेके आनी है, ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट है, ये अगला टॉपिक है और अगले चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को पढ़ना है। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of the average normal profit of past 3 years. Profits of the last 3 years ended 31st March were 19 के प्रॉफिट दिए हुए हैं, फिर 20 के लॉस दिया हुआ है और 21 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है 5,000। तो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट आके जुड़ा हुआ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा देंगे। तो प्रॉफिट आके जुड़ गया होगा, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2020 में लॉस है, ध्यान ये रखना होगा कि इसको -20,000 पहले लिखना है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक लॉस बाय फायर हुआ, 30,000 रुपीज का लॉस बाय फायर है। तो 30,000 का लॉस बाय फायर है, ये तो एबनॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल रूटीन में तो ऐसा नहीं है। एबनॉर्मल की परिभाषा इतनी सी है कि जो रोजाना नहीं होती, जो कभी कभार अचानक से घटनाएं हो जाती हैं, उसको एबनॉर्मल एक्टिविटीज कहा जाता है। भूकंप आ जाना, आग लग जाना, चोरी चले जाना, ये रोज की घटनाएं थोड़ी ना, रूटीन के अचानक से कभी कभार हो जाता है, तो इनको नहीं कंसिडर करना होता है। तो लॉस बाय फायर को 30,000 का जो लॉस था वो उन्होंने क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तो इसको वापस ऐड करेंगे। देन 2021 में कहते हैं कि प्रॉफिट है 70,000 रुपीज का, और इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड रुपीज 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड 8,000। देखिए इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो ना तो हम इंश्योरेंस क्लेम को इंक्लूड करते हैं, ना ही उसमें जो लॉस हो रहे थे उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिलना भी रोज का काम नहीं है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो
तो इंश्योरेंस क्लेम को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी माना जाता है, उसको एबनॉर्मल एक्टिविटी माना जाता है। इंश्योरेंस क्लेम कब मिला होगा? जब कोई आग लगी, कोई नुकसान हुआ होगा, कोई इस तरह से अप्रिय बात हुई होगी, उसमें से हमें ये पैसे मिले होंगे। तो ये हमारे बिजनेस की इनकम को नहीं डिनोट करता, इसलिए इसको भी हम हटाएंगे यहाँ से। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड्स कब मिलते हैं? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में बाहर इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से हमें जो इनकम होती है उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो देखिए, जब हमने पैसा बाहर लगाया हुआ और वहां से इनकम आ रही है तो ये हमारी बिजनेस की एबिलिटीज नहीं है, ये हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स जो हैं वो बाहर से आने वाली इनकम्स को भी अपनी बिजनेस की इनकम ना मानते हुए इसको हटाते हैं, इसको हम हटाएंगे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट से इसको, के प्रॉफिट्स कितने हैं। 70,000 रुपीज। यहां पर क्या इन्होंने कहा कि इसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम से पैसे मिले हुए हैं, तो वापस ये पैसे जो मिले हुए हैं इसके अंदर प्रॉफिट के तौर पर या इंश्योरेंस क्लेम के रूप में वो आके जुड़ गए होंगे। जब क्लेम मिला होगा तो पैसे आके जुड़ गए होंगे वहां से, हमें इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो माइनस होगा इंश्योरेंस क्लेम, इसमें से 18,000 रुपीज। और इंटरेस्ट और डिविडेंड्स जो है ये इन्वेस्टमेंट से आए हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आए हैं। बाहर इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने बाहर कहीं पैसा लगाया तो वहां से हमारे पास ये पैसे आ रहे हैं, तो हम इसको वापस क्या करेंगे, ला करके ये यहाँ पर हमारे पास आकर क्या हुए होंगे, इसके अंदर जुड़ गए होंगे। तो जुड़ गए होंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इस बार का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका 44,000। अब हम आते हैं आगे 20,000 का लॉस था, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया लॉस है, इस जगह पे मैं लिख भी दे रहा हूँ प्रॉफिट है। आप चाहें तो एडजस्टमेंट की हेडिंग डिटेल्स भी लिख सकते हैं। तो लॉस था तो ये माइनस लिख दिया मैंने, माइनस इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। बेटर वर्ड तो बेटर तरीका तो बेटर वे तो ये कि आप ब्रैकेट बनाए। यहाँ पर लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर से क्या हुआ होगा, इन्होंने उसमें से लॉस दिखाते हुए प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो वापस हम इसमें ऐड करेंगे, कितना था लॉस बाय फायर, 30,000 रुपीज का लॉस था। एक बार क्वेश्चन में आप फिर से देख लीजिए, लॉस बाय फायर 30,000 था। तो हम इसमें ऐड करेंगे तो -20 + 30 ये हो जाएगा प्लस का 10,000। फिर इसमें इसके बाद हमें 2019 पे चलते हैं। 2019 में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 50,000, तो प्रॉफिट लिख ले रहा हूं मैं, 50,000 का है। और इसके बाद इसमें क्या एडजस्टमेंट दी हुई है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये आकर के क्या हुआ होगा, यहाँ पर प्रॉफिट आके प्लस हो गया होगा, हम इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम माइनस कर देंगे तो सही प्रॉफिट कितना बचेगा, 45,000। अब आप फटाफट से टोटल कर दीजिए प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं। तो 99,000। टोटल प्रॉफिट्स 99,000। और इसके बाद हम निकालेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट्स, सीधा निकालता हूं मैं, अब आपको याद ही हो गया। तो 99,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 33,000। और गुडविल भी सीधा ही लिखता हूँ, 33,000 into number of purchase years are 2, तो ये हो जाएगा आपका 66,000। 66,000 ठीक है।